अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। अंज न्यूज मीडिया में पधारे हैं युवा नेता, चहेता नेता चितरंजन कुमार चिंटू भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे, समीक्षा करेंगे 2020 ईयर जो गुजरने वाला है उस पे कि अब तक सरकार कहां तक डेवलपमेंट कर पाई है। सरकार के बाद चितरंजन कुमार चिंटू भैया का भी अपना लक्ष्य है, वो भी युवाओं को ऊर्जान्वित किए हैं, वो खेल के माध्यम से लोगों को जागृति पैदा किए हैं, तो कहीं जन सरोकार के बढ़ावा दिए हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के वजीरगंज का डेवलपमेंट की जहां तक बात आती है तो वजीरगंज के डेवलपमेंट में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और वे संघर्ष के माध्यम से वे वजीरगंज को और भी ऊंचाई देना चाहते हैं ताकि यहाँ का जो विकास है वो और भी विकसित हो। यही इनकी सोच है। यही वजह है कि इन्होंने एक नारा दिया है और उस नारा का उसका स्लोगन है नया वजीरगंज जय वजीरगंज। इस स्लोगन के तहत उन्होंने वजीरगंज को विकसित करने का पहल की है और उनका पहल बड़ा सकारात्मक रहा है जिसे लोगों ने सराहा भी है। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं चितरंजन कुमार चिंटू भैया से जो युवा नेता हैं और युवाओं के चहेता हैं। आइए चिंटू भैया से बात करते हैं। किसानों का जो संघर्ष है, नए कृषि बिल जो केंद्र सरकार लाई है, उसके लिए जो आंदोलन पिछले 18-20 दिनों से चल रहा है, मैं सरकार से अपील करूंगा कि किसानों के साथ तत्काल वार्ता शुरू करे और वह अगर किसान के हित में है, यह बिल आया है तो निश्चित ही किसान इस बात को समझेंगे और अगर इससे किसानों का अहित होता है तो तत्काल इस बिल को वापस लिया जाए। और मैं भारतीय सब लोग पार्टी के तरफ से युवा विंग का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के अधिकार की तरफ से मैं यह सरकार से निवेदन करता हूं कि किसानों की समस्या को जल्द से जल्द सुलझाया जाए और उनके आंदोलन को जल्द से जल्द वार्ता करके उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाए। आज हम लोग चर्चा करेंगे ये जो 20 गुजरने वाला है, 2020 यानी 2020 साल जो है गुजरने वाले हैं और इस 2020 में आपने जनहित का कई कार्य किए। तो हम ये इस समीक्षा पे आएंगे कि आप जो काम किए वो किन तरह के काम किए। आप सामाजिक काम किए, युवाओं को जगाने का काम किए, खेल का काम किए, तो उन तमाम चीजों को जो आप समाहित किए, तो इस वर्ष में आपको क्या लगा और जो आने वाला वर्ष है उसमें आप क्या करेंगे? सबसे पहले मैं अंजन न्यूज मीडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आपके स्टूडियो में आने का अवसर मिला और तमाम वजीरगंज विधानसभा के महान जनता को मैं नमस्कार करता हूं। और साथियों, मैं यह बताना चाहता हूं कि इस 2020 साल में कई तरह की विपदाएं आई। मानव जीवन कई तरीकों से प्रभावित हुआ इससे और प्रकृति ने अपने स्वरूप को दिखाया कि वास्तविकता क्या है। और उस वास्तविकता में आज वजीरगंज की महान जनता ने भी जो हौसला बनाए रखा, तो हमारे सामने एक विपदा आई थी, उसको हमने लगभग पार कर लिया है। और आए दिन अखबारों में देखने के लिए मिल रहा है कि कोरोना जैसी महामारी का वैक्सीन भी बहुत जल्द आने वाला। तो इसके लिए जाते जाते इस साल में मैं तमाम बिहार के सभी साथियों को
यह बताना चाहता हूं कि आने वाला साल हमारा सुखद होगा और निसंकोच हम लोग आशावादी लोग हैं और किसी भी तरह के संघर्ष में हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं और यह विपदा भी बहुत जल्दी हम लोग के सर से हट जाएगी। जहाँ तक वजीरगंज विधानसभा के विकास की बात है, हमने पहले भी कहा था चुनावों के दरमियान भी कि जो सरकार नहीं कर सकती वो वजीरगंज की महान जनता कर सकती है। मंगुरा नदी के ऊपर 113 फीट पुल 13 दिनों में बना, जनता के सहयोग से बना। वजीरगंज बाजार की जो सड़क थी उसका भी टेंडर करा दिया गया था और कमोबेश आज नाली का काम हो रहा है, कल सड़क भी बनेगी। और सबसे बड़ी समस्या जो थी वजीरगंज बाजार में, बाजार करने के लिए आने वाली माताओं बहनों के लिए या पुरुषों के लिए या आम जन के लिए एक सुलभ शौचालय नहीं था, तो सुलभ शौचालय का भी निर्माण हुआ है। मैं वजीरगंज के विकास के लिए समर्पित हूँ और मैं इसको करता रहूँगा। चुनाव तो बस एक स्थान है या फिर उसको कह सकते हैं कि एक पड़ाव है। चुनाव के बाद भी विकास कार्य होंगे और मैं वजीरगंज की तमाम महान जनता से अपील करता हूं कि विकास को समझें और उसमें मिलकर सब सहयोग करें और वजीरगंज को सुंदर, स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित बनाने का संकल्प मैं एक बार फिर से दोहराता हूं। साथियों, खास करके मेरी खेल में रुचि रही है। युवाओं के लिए साइकिल प्रतियोगिता हो, फुटबॉल के आयोजन हो या क्रिकेट मैच का आयोजन हो या फिर रन फॉर वजीरगंज हो, ऐसे तमाम आयोजन जो हमने किए हैं पिछले साल आपके सहयोग से, आगे भी जारी रहेगा। और इसमें मैं तमाम युवा साथियों से अपील करूंगा कि उसमें परस्पर सहयोग करें। आप जनहित के मुद्दे को लेकर जो सवाल लेकर उठते हैं, वो जो जनहित का मुद्दा है, वो अब जनहित में जो नए साल आने वाले हैं उसके लिए क्या उम्मीद रखते हैं? निश्चित रूप से हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं और 21वीं सदी में जनहित के मुद्दे को जब देखते हैं तो सरकार से हमारी काफ़ी अपेक्षाएं रहती है। लेकिन विगत वर्षों में यह देखने के लिए मिला है बिहार के, खास करके बिहार के युवाओं को कि पलायन के लिए वो विवश हो रहे हैं। आज शिक्षा प्राप्त करनी हो तो पलायन, रोजगार प्राप्त करना हो तो पलायन, स्वास्थ्य अच्छा दिखाना हो, बेहतर इलाज के लिए पलायन। तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें विफल रही है और इसमें अभी बहुत प्रयास की ज़रूरत है। सरकार को और बेहतर काम करने की आवश्यकता है इसमें। अब अभी किसान के मुद्दे चल रहे हैं, किसान के आंदोलन चल रहे हैं, आप किसान की ही बातों के लेकर के उठाते रहे हैं, अब किसानों के भी हद ऐसे हैं। तो अभी जो माहौल है, जो मुद्दे चल रहे हैं, किसान जो है आंदोलन पे हैं एमएसपी को लेकर, तो इस मुद्दे पे आप कहाँ समझते हैं? देखिए, किसान नौजवान आपका तो मुद्दा रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और आज अगर किसी कारण से भी किसान किसी मुद्दे को लेकर के आंदोलनरत हैं तो सरकार की पहली प्राथमिकता बननी चाहिए या होनी चाहिए कि सरकार उस विचार को, उनकी बातों को सुने। और खास करके देश के प्रधानमंत्री भी से अपील करना चाहता हूं कि किसान आज मरमाहित हैं। जिस तरह से किसानों के साथ छल किया जा रहा है, कोई भी सरकार जो है किसानों के प्रति जिम्मेवारी या जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है। पैक्स जैसी चीज़ों में भी आप देखेंगे कि मार्केट के रेट के हिसाब से काला बाजारी जारी है। तो इस काला बाजारी खाद की
जब ज़रूरत किसानों को पड़ती है तो उनको ब्लैक में खाद लेना पड़ता है। आज नहरों की स्थिति है कि खेतों में पानी नहीं है, बिजली के बिल इतने आ जाते हैं। तो मैं किसानों के लिए चाहता हूं कि किसान को मुफ्त में बिजली मिले, पूरे देश के किसानों को मुफ्त में बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए। और जो किसान आंदोलनरत हैं, यह कानून अगर सही है तो किसानों को उसके बारे में समझाना चाहिए, और अगर यह गलत है तो इसको वापस लेना चाहिए, क्योंकि वह कानून ही क्या जब किसान के हित में नहीं है, नौजवान के हित में नहीं है। इसलिए मैं सरकार से, राज्य सरकार से भी अपील करता हूं कि केंद्र सरकार को वो बात करे, उनको बताए कि यह किसान के हित में है तो किसानों को संतुष्ट करें, नहीं तो इस कानून को वापस लें। सरकार कई मुद्दे यहाँ पर लेकर के आई हैं, जो हमारे 20-20 वर्ष गुजरने वाले हैं। गंगा जल को वो गया मिलाने चाह रहे हैं, तो ये गंगा जल जो लाएंगे ये बहुत बड़ा परियोजना है सरकार की। वो गंगा जल आम जनों के लिए कितना फायदेमंद होगा, आप किस नजरिए से इसे देखते हैं? देखिए, गंगा तो चली है गंगोत्री से, और हरिद्वार होते हुए वो बिहार भी आई है। तो बिहार सरकार की जब आप बात कर रहे हैं, तो जब बिहार में गंगा के किनारे जो शहर बसे हुए हैं, क्या उनको गंगा जल मिल रहा है? जब गंगा के किनारे रहने वाले शहरों के लोगों को, शहर में वास करने वाले लोगों को जब गंगा जल नहीं मिल रहा, तो उल्टी गंगा बहाने का तो मुझे कोई फायदा नहीं नजर आता। ऊपर से जब आप यह महसूस कीजिएगा कि गंगा जल परियोजना में जो अभी चल रहा है, पटना से गया के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम गंगा लाएंगे, काम चल रहा है। और मैं यह देखता हूं कि इसमें जो कंपनी लगी हुई है वो कहीं ना कहीं बाहर की है। बिहार में काम करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बाहर के लोग आकर के बिहार में काम कर रहे हैं, तो मैं इसको सही नहीं मानता हूं। कहीं ना कहीं ये बिहार के लोगों के साथ छल हो रहा है। बाहर की कंपनियां और जगह पर जाके काम करें, लेकिन बिहार में कोई काम हो तो बिहारी कंपनियों को तजब्बो दी जाए, उनको पहली प्राथमिकता में रखा जाए। बिहार में उद्योग धंधे नहीं लग रहे हैं, तो इसको आप कहाँ बड़ा कारण मानते हैं? क्यों नहीं सरकार इस पर अमल करती है, उद्योग लगाया जाए जिससे कि बेरोजगारी दूर होगी? अभी तक के जो किसी भी राज्य में उद्योग लगाने के लिए एक दृढ़ इच्छा शक्ति का होना जरूरी है। और आज मैं कुछ वर्षों से, पिछले चुनाव में भी जो सरकारें थी, आपने देखा कि जो 2015 के अंदर चुनाव हुए, जनादेश महागठबंधन को मिला, मगर बाद में नीतीश कुमार जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है, उन्होंने जाकर के जनादेश का अपमान किया। इन बातों को जनता भूल जाती है। इस चुनाव में भी आप देखेंगे कि इनको लगभग उतना ही मत मिला, उतने ही विधायक जीते जितनी में सरकार बस बनी है। और ये सरकार बिल्कुल ही छटपटाहट में है। खुद एक दूसरे के लोग आईना दिखाने में लगे हुए हैं, और ये आईना बिहार की जनता चाहती है कि इस आईने को बेहतर तरीके से वो लोग देखें। और सरकार निकम्मी है या रोजगार नहीं, बस किसी का डर दिखा करके सत्ता में आती है और किसी का डर दिखा करके सत्ता से जाती है। इसलिए उद्योग धंधे पर कोई विचार विमर्श नहीं है, सिर्फ गाल बजाने का काम हो रहा है। अरे 2020 का शिक्षा व्यवस्था को देखा जाए तो आप शिक्षा को बिहार में किस तरह से आंकती हैं और किस तरह से आप समीक्षा करेंगे जो बिहार में शिक्षा का व्यवस्था है? जब यहाँ पे हाई कोर्ट ने कह दिया कि शिक्षक फर्जी है, तो आप इस सरकार के ऊपर, तो लोग पहले कहते थे जंगल राज है, लेकिन आज तो महाजंगल राज पार्ट 2 बोले इसको, जंगल राज रिटर्न अगर इसकी संज्ञा दें तो कहीं कम नहीं है। क्योंकि जहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बोल रही है कि भ्रष्टाचार, शिक्षक फर्जी हैं, शिक्षक कभी फर्जी नहीं होते। शिक्षक हमेशा समाज का निर्माता होता है, वो पृथक समाज का सेवक है। ऐसे में शिक्षा बहुत ही, बिहार की जो शिक्षा कभी गौरव प्राप्त था, नालंदा विश्वविद्यालय था, यहाँ लोग, दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। आज बिहार में जो शिक्षा की स्थिति है, उसके लिए कहीं ना कहीं सीधे रूप से सरकार जिम्मेवार है, और इस जिम्मेवारी से यह भाग नहीं सकती। आज न कल सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। और यहाँ के शिक्षक और पढ़ने वाले विद्यार्थी दोनों ही अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं।
यदि पर्यटन का व्यवस्था की बात करें तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार बहुत काम की है, और तो लेकिन पर्यटन किस तरह से और भी डेवलप हो, और छोटे जो पर्यटन स्थल हैं छोटे छोटे शहरों में, उनके लिए आप क्या देखते हैं कि उन पर्यटन स्थलों को कितना डेवलप किया जा सकता? बिहार में हमारे के यहाँ पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं हैं, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति उतनी मजबूत नहीं है। जब तक अपराध नहीं रुकेगा, आपके राज्य में कौन आएगा? आज दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं हो जाती है, सरकार में जो कार्यकर्ता हैं उनकी हत्या हो जाती है, उद्योग धंधे लगाने वाले लोगों से हफ्ता मांगा जाता है, वसूली होती है। जहां घर घर शराब बिक रहा हो और अपराध का झूठा ढोंग, शपथ दिलाई जा रही है कि शराब नहीं पिएंगे, कहीं ना कहीं यह बता रही है सरकार कि हम विफल हुए। अगर शपथ दिलाई जा रही है कि शराब नहीं पिएंगे तो यह सरकार की विफलता है। पर्यटन तभी बढ़ेगा जब आपके यहाँ शांति होगी, सड़कें साफ सुथरी होगी, लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं होगा, तो बाहर के लोग आएंगे और यहाँ पर्यटन का विकास करेंगे। लेकिन यहाँ के पर्यटन में भी कोई ऐसा खास विकास तो मुझे देखने के लिए नहीं मिला है। इसलिए सबसे पहले सुरक्षा को ध्यान में रखना चाहिए और सरकार को इस पर तत्काल कड़े कदम उठाने चाहिए। जी, बिहार की विधि व्यवस्था को देखा जाए तो ईयर 2020 में आप किस तरह के नजरिए से आप देखते हैं बिहार की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है या फिर ये तमाम व्यवस्थाएं हैं? देखिए, कानून व्यवस्था हो या भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, सरकार इसमें कहीं भी सफल नहीं दिखती। दारू के मामले में आप देख ही रहे हैं कि घर घर दारू पहुंच रहा है, बालू भी वही स्थिति है। इन दो चीज़ों के अलावा बिहार में कुछ है नहीं। और सरकार तो सिर्फ इसलिए बनी है कि वो अपने सत्ता में बने रहना चाहते हैं। जब से चुनाव हुआ है, इनका मंत्रिमंडल का भी विस्तार नहीं हो सका, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि यह कमजोर सरकार है, यह बेबस सरकार है। ये सरकार की जो बातें चलती आ रही है, ये 2020 तक, और 2005 में जो नीतीश सरकार की मुद्दे थे, तो अब तक दोनों में कितना फर्क पड़ता है? 2005 नीतीश जी का और अभी जो 2020 चल रहा है, इसमें इतना दिन को फासले में आप क्या देखते हैं नीतीश जी में परिवर्तन? इस फासले में बढ़ोतरी सिर्फ यही हुई है कि 7 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा तो बिहार में कुछ नहीं बदला। ना कोई इंडस्ट्री लगी, ना कोई फैक्ट्री लगी, ना उद्योग लगे, ना धंधे लगे, ना कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ना इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। प्लान उसी तरीके से बदसूरत जारी है। इसलिए बदला कुछ नहीं और पिछड़ गया है। यह विकास पुरुष नहीं, विवश पुरुष है। नीतीश कुमार क्या है? विकास पुरुष नहीं, विवश पुरुष। आज की जो राजनीतिक परिस्थिति में सरकार में मुख्यमंत्री, वो दिखता है कि वो विवश हैं, बिल्कुल खिसियाए से लगते हैं, पदाधिकारियों पे झाड़ रहे हैं लोग। लेकिन साथ में जो उसके सरकार में जो इनको समर्थन दे रही है, वो कहीं ना कहीं इनके टांग को खींच रही है और यह जनता देख रही है। तो विधि व्यवस्था का कहाँ आते हैं बिहार की विधि व्यवस्था 2020? देखिए, आंकड़े निकाल करके देखेंगे आप तो बलात्कार का मामला हो, उसमें भी बिहार नंबर 1 है। अपराध का मामला हो, उसमें भी अपराध नंबर, हम नीचे से सबसे पीछे से फर्स्ट आते हैं। हम बिहारियों की ये किस्मत हो गई है कि हमें सुनने में अच्छा लगता है, पीछे से फर्स्ट। नीतीश जी ने कोई बदलाव नहीं किया है, इस बात को तो पूरी जनता जानती है। और ये 2020 भी निकल गया, 21वीं सदी आ रहा है। बिहार के लोगों के मन में एक अभिलाषा है कि बिहार भी बदले, पुराना बिहार हो, नया बिहार बने, गौरवान्वित बिहार हो। लेकिन कुछ लोग सत्ता से चिपके हुए हैं, उन्होंने बिहार को अपनी जागीर समझ रखी है। परिवर्तन चाहते ही नहीं है बिहार का हो, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं।
यदि कई घटनाओं की यदि देखा जाए तो वजीरगंज में कई घटनाएं हुई, इसमें इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है, इसे आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? जो घटनाएं हुई अभी हाल में, आप जानते हैं कि रेप और मर्डर की जो बातें बेलागंज में हुई है ना, कई घटना वजीरगंज में भी हुए, जिसका कि अभी कहीं उस पर कोई न्याय नहीं मिल पाया है। इसके लिए आप क्या सोचते हैं, सरकार की इस पर कितना जवाब? इसमें मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा, ये सवाल आपका अच्छा है कि अपराध तो प्रतिदिन कहीं ना कहीं हो रहा है और इसको मीडिया प्रमुखता से उठाती है, लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ मीडिया के साथियों को। जिस तरीके से एक वारदात होने के समय आप मुद्दों को उठाते हैं, उसी तरीके से अगर वारदात के बाद उस केस की मॉनिटरिंग करके और उसका फाइनल डिसीजन क्या है, क्या अपराधी पकड़ा गया, और अगर अपराधी पकड़ा गया तो क्या वह दंडित हुआ, और वह दंडित अगर हुआ है तो उसको प्रकाशित करने की जरूरत है, ताकि समाज में यह महसूस जाए कि गलत काम करने का दंड मिलता है। लेकिन आज की तारीख में ऐसा नहीं है। जब घटना घटती है, वारदात होती है, तो प्रमुखता से दिखाते हैं लोग, लेकिन उसके बाद उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता मीडिया के साथियों के द्वारा, जिससे भी एक मैसेज जाता है कि अपराध होते तो होता है लेकिन कुछ होता नहीं, अपराधी छूट जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा सुधार करने की जरूरत है मीडिया के साथियों को भी, इस पर बल देना चाहिए। नए वर्ष में युवाओं को आप जोश भरने के लिए क्या उम्मीद रखें हैं? देखिए, 21वीं सदी है और आप सब जानते हैं कि आज के तारीख में हमारे के यहाँ युवाओं की शादी की उम्र भी 21 होती है। तो नई सदी 21वीं सदी है, निश्चित रूप से बेहतर होगा और युवा 21वीं सदी में नए नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। खास करके वजीरगंज विधानसभा के युवा भी काफ़ी नए साल को लेकर के ऊर्जावान और उत्साहित हैं। हम तो उम्मीद करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं वजीरगंज की तमाम महान जनता को कि आने वाला वर्ष आपका उन्नति और उत्कर्ष से भरा हो। आपका स्लोगन था नया वजीरगंज जय वजीरगंज, और इसके तहत आप बहुत काम भी किए। लेकिन अब नए 21वीं सदी आ रहा है, तो इस 21वीं सदी में कौन सा स्लोगन लेकर आएंगे जो लोगों पर छाप छोड़ेगा? देखिए, वो है एक दिल से जुड़ा हुआ मामला है। वजीरगंज में पैदा हुआ हूँ मैं और यहाँ की गलियों में खेला हूँ, इसलिए मुझे दिल से प्यार है वजीरगंज से। मुझे वजीरगंज को नया बनाना ही है और ये स्लोगन आगे भी रहेगा। वजीरगंज का मतलब पूरे वजीरगंज विधानसभा से है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि पूरे वजीरगंज विधानसभा के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाता है। इसलिए आने वाले समय में वजीरगंज नया बनेगा और मैं इसके लिए पहले भी आपसे कहा, तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि उसी तरीके से और नई ऊर्जा के साथ 21वीं सदी में नए ऊर्जा के साथ नए वजीरगंज बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं और इसमें तमाम वजीरगंज विधानसभा के साथियों से, अभिभावकों से, माताओं से, बहनों से अपील करूंगा कि वजीरगंज के विकास के लिए वो हमेशा संघर्षरत रहें और उसमें मिलजुल कर एक सहभागिता बना करके वजीरगंज के मुद्दे को राज्य स्तर तक ले जाने का प्रयास मेरा होगा और मैं इसमें हमेशा दिल से लगा रहूँगा। मैं हृदय से वजीरगंज को चाहता हूँ और मैं इसमें हमेशा आगे बढ़ता रहूँगा। मैं किसी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं हूँ। आम जनों ने आपके लिए एक संज्ञा दी है, वो संज्ञा है कि चिंटू भैया हैं, तो उन्होंने नारा दिया तो चिंटू भैया संघर्ष पुरुष के नारा दिए। चिंटू भैया संघर्ष पुरुष हैं, समाज पुरुष हैं, सामाजिक पुरुष है, इस तरह से लोगों ने आपको नवाजने का काम किया है। तो इन संज्ञाओं पे जो दी हुई संज्ञा है जनता की, उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? हमारा एक प्रयास है अब इस काम करने का, क्योंकि पिछली सरकारों ने या पिछले उम्मीदवार जो एमएलए बने चुनाव जीत करके पिछले 10 वर्षों में कुछ किया नहीं है वजीरगंज विधानसभा के लिए। सिर्फ यह विधायक तो बनते हैं अपने सुख सुविधाओं के लिए, लेकिन कभी विकास की बात नहीं होती। आज वजीरगंज में जितना विकास होना चाहिए था, जब ये नया विधानसभा बना तो 10 साल हो गए, आज 11वां साल चढ़ जाएगा, जितना विकास होना चाहिए था नहीं हुआ। जनता को मैंने जगाने का काम किया है। ठीक है, इस बार
हम चुके हैं लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हमेशा वजीरगंज के तमाम युवा साथियों से मैं अपील करूंगा कि अपने हौसले को बनाए रखें और जहां कहीं भी आपको समस्या आती है, चिंटू भैया आपके लिए हमेशा तैयार है। और वजीरगंज विकास करेगा और यह आपके सहयोग से करेगा। चिंटू भैया युवाओं के चहेते हैं, तो चहेते बने। आप चहेते किस तमाम चीजों से अभी चहेता शब्द है वो आपको समाहित हुआ है? अब इन चहेतों को आप किस तरह से आप और भी? यह तो वजीरगंज विधानसभा के युवाओं का सम्मान, अभिभावकों का प्यार और माताओं बहनों का आशीष है कि मैं उनका चहेता हूँ। हर कोई चाहता है कि अपना चहेता अपने प्रिय हैं। मैं ऐसा इसको इस तरीके से समझता हूँ कि मैं उनका प्रिय हूँ, इसलिए मैं उनका चहेता हूँ। अगर वो मुझे चाहते हैं इसीलिए मैं उनका चहेता हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे सुख दुख में कोई व्यक्ति अगर है तो वह चिंटू भैया अगर खड़ा है, इसलिए मैं उनका आशीष प्राप्त करता हूँ। अगर उनका मैं चहेता हूँ तो ये मेरे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। मैं तो एक ही चीज देखा हूँ अभी तक, यदि कोई युवा कहते हैं चिंटू भैया तो उनमें लगता है इतनी जोश पैदा हो जाता है, कंपन, यानी जोश की जो ताजगी होती है वो जोश भर देता है। तो इस ताजगी में क्या ऐसा आपने क्या दिखाया? वो चिंटू भैया वो लगता है चिंटू भैया नहीं, वो शक्तिशाली चिंटू भैया ऐसा लगता है। ये कहाँ से ये लाए आप? ये बहुत बड़ी चीज है। मेरा एक प्रयास है युवाओं में जोश भरने का, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का। और अगर मुझे देख करके अगर वो इम्प्रेस्ड होते हैं, प्रेरित होते हैं, तो यह मेरे लिए भी गौरव की बात है और मैं इसे बहुत अच्छा मानता हूँ। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे युवा नेता चितरंजन कुमार चिंटू भैया से, जो कि अब तक बिहार की समीक्षा जो किए हैं वो मैं तो समझता हूं कि उनकी अपनी राय है और उन्होंने बिहार की भला के लिए समीक्षा किए हैं कि अब तक बिहार में क्या हुआ और क्या होना चाहिए। तो अभी हम लोग ये जो वर्ष जा रहा है उस पर रिव्यू कर रहे थे, क्यों नहीं ईयर 2020 बस निकलने ही वाला है और 21वीं सदी आने वाले हैं। तो जाने वाले के जो समय थे उस समय का हम लोग समीक्षा किए। आज इस समीक्षा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं और चितरंजन कुमार चिंटू भैया को इस समीक्षा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप अनजी न्यूज मीडिया में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद सर। And press the bell icon.